टाइप 2 में अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग करवाते हैं तो जो डेंस डिपॉजिट है वो आपको जीबीएम में मिलेंगे, लेकिन जो आपका C3 है वो या तो जीबीएम से, फॉर एग्जांपल ये जीबीएम है तो इससे इस साइड के ऊपर ये सब एंडोथीलियली होगा या फिर सब एपिथीलियली मौजूद होगा। ठीक है, डिपॉजिट उस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता। C3 का जो बाकी डिपॉजिट्स है वो जीबीएम के अंदर हो रहे होते हैं। साथ साथ क्लिनिकल फीचर भी कर लेते हैं कि जो प्राइमरी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो या तो एडोलेसेंस में हो रहा होगा या फिर यंग एडल्ट्स के अंदर होता है। पिक्चर उसकी कैसी होती है, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स मिलते हैं या नेफ्राइटिक के, या मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो रिमिशन है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता और ये स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, और इसके पेशेंट जो हैं वो रीनल फेलियर में प्रोग्रेस कर जाते हैं और बाकी जो स्टेरॉइड्स वगैरह हैं उनकी ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। अब है प्राइमरी एमपीजीएन, यानी प्राइमरी कॉज जो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। सही, तो इसके अंदर आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, किसी की भी वजह से कोई भी एंटीजन है, फॉर एग्जांपल आपका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, कोई एसएलई हुआ हुआ है, ठीक, या फिर कोई एंडोकार्डाइटिस है ये, या एचआईवी इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी सेकेंडरी एमपीजीएन हो सकता है। सेकेंडरी एमपीजीएन में क्या होगा कि उस सबके कॉजेज़ क्या होंगे, इसका कॉज क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वगैरह वहाँ डिपॉजिट हो रहा है और वो सारी आपके पास प्रोलिफरेशन हो रही हैं। ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी इसका एक कॉज हो सकता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स लाइक ल्यूकीमिया या जो आपके पास लिम्फोइड ट्यूमर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ना है डेंस डिपॉजिट डिजीज़ के बारे में। वो किस तरह पढ़ना है कि डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में आपका सिर्फ और सिर्फ C3 जो है ना, ठीक है, अगर आप सीरम में C3 को चेक करते हो तो सीरम में C3 का लेवल लो मिलेगा। ठीक है, और बाकी आपके C1 और C4 जो बाकी पाथवेज हैं, ठीक, वो आपके पास नॉर्मल मिलेंगे। सही, इसके साथ साथ क्या चीज़ है कि क्योंकि हमने पढ़ा डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में खाली C3 डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो C3 है ना, जब इसकी एक्टिवेशन होती है, पूरा कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होता है, तो इसमें एक एंजाइम होता है C3 कन्वर्टेज। ठीक है, जो क्या करवाता है, C3 को कन्वर्ट करवा रहा है। डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में हमें क्या मिलती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ मिल रही होती हैं। सही है, ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं टू C3 कन्वर्टेज, ठीक, नेफ्राइटिक फैक्टर। सही, इसको हम फुल फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे C3, ठीक, NEF। सही, तो ये आपके पास ये क्या करवाता है, C3 कन्वर्टेज की इनएक्टिवेशन को रोकता है। तो अगर इसकी इनएक्टिवेशन नहीं होगी तो C3 कन्वर्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा C3b कैपिटल बी के स्मॉल बी के अंदर, और ये इसका एक्टिवेटिंग फॉर्म है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। सही, तो जितना ज़्यादा ये इसमें कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा आपको C3 सीरम में कम मिलेगा, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, यूज़ हो रहा है। सही है, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है थोड़ी सी। ठीक है, और आपको हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया भी मिलेगा, यानी आपको ब्लड में सीरम C3 कम मिलेगा। ठीक, डिपॉजिट्स के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिपॉजिट होगा। सही है, मैं इसकी डायग्राम बुक में भी शो कर दूंगी कि उसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, उसके ऊपर या उसके नीचे C3 का डिपॉजिट है, और एक कोई एक सब्सटेंस है जो जीबीएम है ना, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये डेंस डिपॉजिट होता है किसी अननोन से सब्सटेंस का। सही, बाकी इसके अंदर और बाकी कोई ख़ास फीचर नहीं है जो हमने करना है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये टाइप 2 की है। टाइप 2 में डिपॉजिट है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, दरमियान में, और आप देख सकते हो टाइप 1 के अंदर सब एंडोथीलियल है कि जो एंडोथीलियम है ना, इससे